नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। ईरान पर अब जो खतरा अभी तक मंडरा रहा था अमेरिका और इजराइल की तरफ से, या यूं कहें कि जो 13 दिनों से 14 दिनों से ईरान जिस हमले के खतरे को लगातार झेल रहा है, वहां की जनता जिस तरह से परेशान हो रही है, अब वही परेशानी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंच रही है। और सबसे खतरनाक या चौंकाने वाली बात यह है अमेरिका के लिए, राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, कि अब ईरान ने अमेरिका पर भी हमला करने का एक प्लान बनाया है, जिसके बारे में खुद अमेरिकी एजेंसी जो है एफबीआई, उसी ने ही संकेत दिए हैं, उसी ने ही सूचना दी है। तो जाहिर है ये सूचना हवा में नहीं आई है, जरूर ईरान कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहा है जिससे अब अमेरिका को डर लग रहा है। और इधर कल जिस तरीके से ईरान ने एक अमेरिकी जहाज पर हमला किया जिसमें एक भारतीय की भी मौत हुई है, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये खतरा जो है अब भारत पर भी बढ़ रहा है। भले ही ईरान और भारत के बीच में संबंध बहुत सालों के, कई हजार सालों के हैं, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ दिखा उसमें यही नजर आया कि अब भारत भी ईरान को अकेला छोड़ रहा है। लेकिन इसका नुकसान भारतीयों को किस तरह से हो रहा है, ये आप और हम इस समय देख सकते हैं। हिंदुस्तान के शहर शहर में हर जगह जिस तरीके से सिलेंडर्स के साथ लोग खड़े हुए हैं, परेशान हैं। और जो सरकार का ये दावा है, खुद कल नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, और उनका ये कहना है कि पैनिक करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो कुछ और बोल रही हैं। अब ये तस्वीरें किस वजह से हैं, ये इसका जवाब भी शायद सरकार को देना चाहिए, लेकिन जब उनको जवाब देना चाहिए तो नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे हैं। आज इस बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है, नरेंद्र मोदी ने जो सलाह दी देश को कि आप लोगों को पैनिक नहीं करना है, तो राहुल गांधी ने बताया है कि पैनिक तो असल में मोदी जी आप हो रहे हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, एक बार सुन लेते हैं। There is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी क्यों पैनिक हैं, क्यों प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो सदन के भीतर खाली है, क्यों नहीं आ रहे हैं मोदी जी। जरूर अभी चुनाव है, मालूम है सभी को, तो केरल और तमिलनाडु वो पहुंचे और वहां पर वो हरी झंडी दिखा रहे ट्रेनों को। लेकिन ये ट्रेनें, ये बाकी सब जो देश है वो कैसे चलेगा अगर ऊर्जा संकट बरकरार रहेगा। वैसे तो सरकार का ये कहना है कि कोई ऊर्जा संकट नहीं है, हमारे पास पर्याप्त हमारे सारी चीजें उपलब्ध हैं और स्टॉक भी है। लेकिन ये जो लाइनें लगी हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह इस समय देश में हाहाकार मचा है। आज इस सवाल पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल ये है कि क्या ईरान अब अमेरिका की धरती पर, कैलिफोर्निया पर क्या ईरान हमला कर सकता है? ये आज एक बड़ा संकेत आया है। दरअसल ईरान ने ही, माफ कीजिए, अमेरिका ने ही ये एक सूचना दी है। फर्स्ट पोस्ट, एक न्यूज एजेंसी, उसके मुताबिक एफबीआई के अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है और ये बताया है कि अमेरिकी सरकार, आप हमले के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ईरान जो है वो बदला लेने के लिए तैयार है। एबीसी न्यूज एक है, उसकी रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि ये एक अलर्ट आया है जिसके मुताबिक फरवरी 2026 की शुरुआत में ईरान कथित तौर पर अमेरिकी होमलैंड के तट पर एक अनजान जहाज से यूएवी का इस्तेमाल करके अचानक हमला करने की सोच रहा था। अगर यूएस ईरान पर हमला करता है तो ईरान कैलिफोर्निया को निशाना बना सकता है। टाइमलाइन देख लीजिए, फरवरी 2026 का ये जो अलर्ट है, तब तक मतलब 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था। लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि ये जो अलर्ट है ये कौन सी तारीख को जारी हुआ, लेकिन फरवरी 2026 ये महीना तो है, ये हमको पता है। और यहाँ पर जिस तरह से ये जो चेतावनी मिली कि अगर यूएस हमला करता है ईरान पर तो ईरान भी करेगा, तो यहाँ जो ट्रंप ने एक आशंका जताई थी कि मुझे ये सूचना मिली थी, अब हमें ये नहीं मालूम कि ये सूचना ये एफबीआई वाली ही है या हवाई है। लेकिन अगर अब ईरान हमला करता है तो क्या अमेरिका उससे अपने आप को बचाने में अब सक्षम है, क्योंकि उसने अपना बहुत सारा धन जो है, अपने सैनिकों को, अपने धन को उसने बहुत सारा बर्बाद कर दिया है। तो क्या कुछ हो रहा है इस समय अमेरिका में, ईरान में, इन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में। राकेश जी, हम लोग लगातार
ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि आप आत्मसमर्पण कीजिए, ईरान ने कह दिया कि हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। फिर अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो तो किस तरह से हो। तो ईरान की तरफ से एक सोल्यूशन सामने आया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने ये जो कहा है या जो FBI का अलर्ट है कि ईरान हमला कर सकता है, वो भी कैलिफोर्निया पर, ये क्या इसकी आशंका ट्रंप को पहले से थी या अब क्या ट्रंप इस चेतावनी के लिए तैयार हैं? इसका और आगे क्या असर हो सकता है? किस तरह से अमेरिका इस चेतावनी पर अब रिएक्ट कर सकता है? क्या कहेंगे? देखिए शर्मित्रा जी, युद्ध दो तरीके से लड़ा जाता है। एक तो हथियारों से, गोला बारूद से, आज के युग में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन्स और तमाम दूसरे तरीके के हथियार हैं उनसे। युद्ध का दूसरा मैदान होता है दिलो दिमाग में, मनोवैज्ञानिक युद्ध। ईरान इन दोनों मोर्चों पर अब बराबर से लड़ाई लड़ रहा है। अब तक उसने जितने हमले हुए हैं उनके जवाब दिए हैं, उसे खुद भी भारी नुकसान सहना पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ उसने मनोवैज्ञानिक युद्ध भी छेड़ रखा है। पहला उसका मोर्चा है भीतरी मोर्चा। ईरान ने बता दिया कि अमेरिका और इजराइल के हमले से उसका मनोबल नहीं टूटा है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, देश पूरा एकजुट है। तो इस एक मोर्चे से अमेरिका और ईरान को और पूरी दुनिया को उसने ये बता दिया कि हम इस मोर्चे पर भी पूरी तरह चाक चौबंद है। दूसरा मोर्चा होता है सूचनाओं का। मनोवैज्ञानिक युद्ध में उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। सूचना किस किस तरह से आ सकती है? पहली सूचना होती है आधिकारिक, जिसमें उस देश के लोग, वहां के अधिकारी, नेता, मुखिया, सेना के कमांडर्स, वे बयानबाजी करके दुनिया के सामने ये तस्वीर रखते हैं कि हम तो बिल्कुल निश्चिंत हैं और हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी सूचना के युद्ध में एक तरीका होता है अपुष्ट सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस के नाम पर कुछ सच्ची सूचनाएं, कुछ अधपकी सूचनाएं और कुछ झूठी सूचनाएं प्रसारित करा देना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने भी ऐसा किया था। सभी देश करते हैं। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ ने इसी तरह से रेडियो पर कुछ ऐसी सूचनाएं जारी करवा दी थी, ऐसे संबोधन करवा दिए थे जिससे पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूट गया था। ये जो कैलिफोर्निया पर अमेरिका पर हमले की सूचना है, इसे उसी तरह का आधा सच आधा झूठ मानना चाहिए। एक तो ईरान के लिए बहुत कठिन है कि करीब करीब 7,000 मील से ज्यादा, यानी 11,800 किलोमीटर की हवाई दूरी वाले अमेरिका पर वो ड्रोन से या मिसाइल से हमला करे। रास्ते में अमेरिका के पास एयर डिफेंस के तमाम सारे सिस्टम हैं। कई ऐसी जगह होंगी जहां इस लंबे रास्ते में भले ही वे कितनी भी स्पीड से चलने वाली मिसाइलें हों, एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक सकता है, मार गिरा सकता है। इसके बावजूद अगर मिसाइलें वहां तक आती हुई भी लगी तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल अगर कैलिफोर्निया के किनारे पर कहीं भी आकर गिर पड़ा तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका का ये पश्चिमी तट है, वेस्ट कोस्ट जिसको कहते हैं, वहां के नागरिकों को अभी से अलर्ट रहने को कह दिया है FBI ने। अमेरिका की सरकार खुद मान रही है कि फरवरी में हमला होने वाला था, एक जो बेनामी ड्रोन वहां तक आते हुए माना गया था। तो इस सूचना के युद्ध में ईरान ने बढ़त हासिल कर ली है। अमेरिका तमाम सारे हमलों के बावजूद, तेहरान में इतनी तबाही के बावजूद, पानी के संयंत्रों पर हमला कर दिया, स्कूलों पर हमला कर दिया। स्कूल पर हमले के मामले में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का झूठ भी बेनकाब हो गया। अमेरिका की अपनी शाखाएं, अमेरिका की आर्मी ने यह मान लिया है कि यह हमला उसी का था। तो जिस तरह से सूचना के संग्राम में अमेरिका हार रहा है, उसी का नतीजा है कि कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया हम तो ये जंग जीत गए।
आपको याद होगा शर्मित्रा जी, मैं लगातार आपसे पिछले कई दिनों से चर्चा में पहला विकल्प यही बता रहा था कि ट्रंप किसी दिन कहेंगे हम तो ये लड़ाई जीत चुके हैं, एक तरफा। लेकिन अब यहां भी समझ लीजिए, ट्रंप ने कल कह दिया, इसके बावजूद न तो अमेरिका में किसी ने ये माना, न दुनिया के किसी इलाके में, न खाड़ी क्षेत्रों में किसी ने ये नहीं माना कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इस युद्ध को जीत गए। और अगर आप जीत गए तो रोज हमले क्यों कर रहे हैं? कल भी तो हमले जारी रहे पूरी रात, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं लड़ाई जारी है। बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि ये लड़ाई अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाली है। ट्रंप के सामने दिक्कत यह है कि अभी एक सर्वे आया है शर्मित्रा जी, उस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता लगातार नीचे गिरती हुई बताई गई है। आंकड़े उनके लिए चिंताजनक है, क्योंकि उन्हें नवंबर में मिड टर्म पोल में भी जाना है, मध्यावधि चुनाव वहां होने वाले। तो ट्रंप के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें अगर अमेरिका पर हमला होता है, ईरान सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से भी एक आध अपनी मिसाइल उस तरफ भेज देता है, भले वहां तक न पहुंचे, आधे रास्ते में गिरा दी जाए, तब भी अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक बात होगी। आगे हम बात करेंगे कि अब ईरान की रणनीति क्या है, आगे क्या किस तरह से करना चाहता है। जी जी बिल्कुल। और आप जो ये कह रहे हैं सही बात है कि बहुत दूर है अमेरिका ईरान से, लेकिन अभी ईरान अमेरिका के तट यानी कैलिफोर्निया तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन कल उसने जो इराक के पास एक सुसाइड नाव से जो उसने उड़ाया है एक अमेरिकी टैंकर को, और उसमें एक भारतीय की भी मौत हुई है। मतलब 28 लोग सवार थे और उसमें कुल 27 लोग बचे हैं, लेकिन जो भारतीय जिसकी मौत हुई अभी उसकी पहचान नहीं आई है सामने। लेकिन ये तेल के टैंकर को, अमेरिकी तेल के टैंकर को निशाना बनाना भी ईरान का ये बता रहा है कि अमेरिका पर उसने हमला किया ही है। और जहां तक ट्रंप के दावे की बात है तो ये बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया है कि अब हम ये युद्ध जीत चुके हैं और अब ईरान में कुछ नहीं है बर्बाद करने को। तो फिर सवाल यही है कि आपकी सेनाएं या आपके अभी बाकी सब बेड़े वहां पर क्यों मौजूद हैं और क्यों अभी तक आपने उनको वापस नहीं बुलाया? क्यों दुनिया में अभी भी इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो हमारे तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति, ये सब कैसे होगी? और खुद ट्रंप ने भी इस बात को माना है कि इस समय दुनिया में ऊर्जा का संकट आ चुका है। कल ही ट्रंप ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है IEA, उसके साथ मिलकर कई देशों के तेल भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया जाएगा, ऐसी सूचना दी है। और उनका ये कदम इसीलिए उठाया गया ताकि वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बनी रहे और कोई बड़ा संकट ना आए। तो ये जो चीजें हैं बता रही हैं कि ट्रंप भी भले बोलने को वो कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं, लेकिन भीतर भीतर वो ये मान रहे हैं कि हम हारते जा रहे हैं। और ईरान जो है वो ट्रंप को न केवल डरा रहा है बल्कि हरा भी रहा है। और अब इस लड़ाई का असर भारत पर किस तरह पड़ रहा है, राकेश जी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारे विपक्षी सांसदों ने जब से ये संसद शुरू हुई तब भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप ऊर्जा संकट पर बात करिए, लेकिन मोदी जी ने कहा कि कोई संकट नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कल उन्होंने ये चुनाव जो केरल गए थे हरी झंडी दिखाने, वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस अफवाह फैला रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी भी ये नजर आ रहा है कि दिक्कत है। तभी तो सरकार ने ये जो एस्मा भी लागू किया है, आपातकालीन जो एक जो एक्ट होता है, जो वस्तु अधिनियम, उसको जो लागू किया है, उससे भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। और जिस तरह से इस समय गैस सिलेंडरों की मारामारी चल रही है, एक हम देख लेते हैं चार्ट की इस समय किस शहर में किस भाव पर ये LPG मिल रहा है और लोगों को इससे कितनी दिक्कत हो रही है। देख लेते हैं एक बार इस चार्ट को जी। तो हम दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में इस समय मिल रहा है 913 रुपए का सिलेंडर, मुंबई में मिल रहा है 912 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर। यानी जो सिलेंडर सस्ता होना चाहिए था वो किस तरह महंगा होता जा रहा है, देख सकते हैं। कोलकाता में अभी कीमत है 939 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर की मैं बात कर रही हूँ, और चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे में, और पटना में तो ये 1000 से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है। और ये जो ऑफिशियल रेट्स है, मतलब जो एजेंसीज में मिल रहे हैं राकेश जी, उसके अलावा जो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है वो भी हम लोग रोजाना देख रहे हैं। तमाम शहरों में होटल बंद हो रहे हैं और सरकार ने ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम एस्मा जो लागू किया है ताकि जमाखोरी ना हो। लेकिन लोग जो होते हैं चतुर व्यापारी, जो उनको बोलना चाहिए, या जो कालाबाजारी जो लोग करते हैं, उनको पता है कि कैसे जमाखोरी की जाती है, और वो इस तरह से कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं कि लोगों को परेशान करें। और इसमें सबसे ज्यादा पिसते हैं
आम गरीब लोग, और इस समय हम लोग ये देख रहे हैं बहुत सारे जो छोटे छोटे होटल हैं वो बंद हो गए, बड़े होटल्स तो बंद हुए ही, और जो छोटे होटल बंद हो रहे हैं इन्हें रोजगार पर सीधी चोट इससे पड़ रही है। उसके अलावा अस्पतालों में जो सिलेंडर की मारामारी हो रही है, और मंदिरों में हम देख रहे हैं, मतलब जिस मंदिर के नाम पर बीजेपी जो वोट लेते आई वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां भी अब सीधे सीधे प्रसाद को बंद किया जा रहा है। ये सारा माहौल जो है ये क्या बता रहा है? राहुल गांधी ने जो सबसे शुरू में हमने बाइट सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि मोदी जी पैनिक मोड में हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि आप पैनिक मत होइए। आज राहुल गांधी ने अभी फिर एक बयान दिया, थोड़ी देर पहले का उनका बयान है, संसद से निकलते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये करोड़ों लोगों पर मुसीबत आ जाएगी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को अभी समय रहते आवश्यक कदम उठा लेने चाहिए, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तो और इसके अलावा लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम अपनी जरूरत का 70% कच्चा तेल उन रास्तों से ला रहे हैं जो युद्ध में नहीं आते, और गैस की नई खेप भी जल्दी भारत पहुंचने वाली है। ये किल्लत अस्थायी है और जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। सरकार ने बिल्कुल ठीक किया जो वो बता रही है कि किल्लत अस्थायी है और लोग परेशान ना हो, लेकिन क्या बोलने भर से परेशानी दूर हो जाएगी? क्योंकि हम लोग तो दूध के जले हुए लोग हैं, हमने कोरोना और लॉकडाउन सब देखा है। क्या कहेंगे राकेश जी? देखिए, हमने सब कुछ देखा है। अब इस देश को लाइनों में लगने की, कतार में लगने की आदत हो गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस या विपक्ष अफवाहें उड़ा रहा है, किसी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है। तो ये जो देश भर में लोग कतारों में खड़े हैं, ये क्या कांग्रेस के कहने से घर से निकलकर लाइन में लग गए? वो जो एक बहना कल बेहोश होकर गिर पड़ी थी, वो कांग्रेस के कहने से बेहोश हुई थी। ये जो होटल, रेस्टोरेंट्स और तो और दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में गर्म खाना मिलना बंद हो गया है। अब सिर्फ वहां पे कोल्ड ड्रिंक या बाकी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके लिए गैस की और आग की जरूरत नहीं। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जो कैंटीन संचालित हो रही है वो भी विपक्ष की अफवाहों के चलते इस तरह से खान पान बंद कर रही है। ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय मंत्री, वाणिज्य व्यापार मंत्री, ये सारे लोग इस तरह से कन्फ्यूजियाए हुए हैं, उनको पता नहीं है उनके मंत्रालय की क्या दशा है। जिस मंत्री के जिम्मे जो काम है उसको अपने मंत्रालय का कोई अता पता नहीं। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मोदी जी खुद पैनिक में है, खुद घबराए हुए हैं, यही हमने कल परसों आपसे कहा था कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों लोग इस वक्त नरभसाए हुए हैं, उनको सूझ नहीं रहा क्या करना है। अब इसमें एक मजेदार बात आप देखिए, सूत्रों के हवाले से सब कुछ चल रहा है। आज सुबह सुबह सूत्रों ने बता दिया कि ईरान ने हॉर्मुज जल संधि से भारतीय टैंकर्स को निकलने की इजाजत भी दे दी है। कायदे से तो अगर ये इजाजत मिली थी तो कम से कम केंद्र सरकार के किसी नुमाइंदे को, किसी मंत्री को, पेट्रोलियम मंत्रालय के सेक्रेटरी को, किसी न किसी अधिकृत व्यक्ति को यह सूचना देनी चाहिए थी। पीआईबी की तरफ से ट्वीट करा देते। सोर्स कौन होते हैं बताने वाले? आखिर कौन से सोर्स हैं? किसने बताया? ईरान की सरकार ने, आईआरजीसी ने, ईरान के विदेश मंत्री ने? किसने सूत्र नाम के किसी व्यक्ति को फोन करके जानकारी दी कि हमने इजाजत दे दी है? और हुआ इसका उलट। थोड़ी देर बाद ही ईरान के सेना अधिकारियों ने और वहां के विदेश मंत्रालय ने बता दिया कि हमने ऐसी कोई विशेष इजाजत भारत को नहीं दी है। ये इजाजत अभी तक ईरान को मिली हुई है और बांग्लादेश को मिल गई है, अगर हम अपने आसपास की बात करें तो। इसका असर अब दिखाई देने लगा है। देश भर में लोग कतारें लगाए हुए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। आपने विस्तार से जानकारी दी सिलेंडर की क्या कीमत है। हम बात कर रहे थे ऊर्जा संकट की, कल भी हमने कहा था अभी तो पेट्रोल डीजल पर आफत नहीं आई है, वो भी आ सकती है। क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ी तो भारत में किसी भी सूरत में सरकार कीमतों को नियंत्रित नहीं रख पाएगी, और वैसा होने की आशंकाएं इसलिए हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलती दिख रही है। हमने जैसा कि कहा कि अमेरिका इसमें से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान अब इस जल्दबाजी में नहीं है। थोड़ी सी बात हम ईरान की रणनीति पर कर लें इस युद्ध को लेकर। जैसा कि मैंने शुरू में भी हिंट किया था, ईरान अब इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है।
उसकी दो वजह। पहली वजह तो यह है कि ईरान अपने हथियारों के नुकसान की कीमत पर अमेरिका के बड़े नुकसान की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, अगर अमेरिका का ड्रोन, ईरान का कोई ड्रोन चलता है, उसे इजराइल में, तेल अवीव में या कहीं भी रोकने की कोशिश होती है, यरूशलेम में, तो जो एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए छोड़ा जाता है वो ज्यादा कीमती है। जी तो ईरान अपने सस्ते छोटे छोटे नुकसान करवाकर इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास आज भी मिसाइल और ड्रोन्स का इतना जखीरा है कि वो बहुत दिनों तक लड़ सकता है। फर्क अमेरिका को तब पड़ेगा जब उसका नुकसान ज्यादा होगा। उसने एयर डिफेंस सिस्टम में थार्ड हो या और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट वगैरह, अगर उनका नुकसान उसका बढ़ता गया तो ईरान अपने छोटे नुकसान को भुगतने की स्थिति में है। दूसरी बात, यह लड़ाई लंबी इसलिए भी चलाना चाहता है कि ताकि पूरी दुनिया यह समझ ले कि यह लड़ाई ईरान ने शुरू नहीं की थी। बंद भी वो अपनी शर्तों पर करेगा। कल भी 3 शर्तें गिना दी, हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं। ये लड़ाई तो अंततः अमेरिका को रोकना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप भले ये कह रहे हो कि ईरान में बचा क्या है तबाह होने को, शहर खत्म हो गए, फलाना खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, जबकि वहां के दृश्य तो ये बता रहे कि वहां लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। कामकाज सामान्य है, लड़ाई अपनी जगह चल रही है, लेकिन जनजीवन उस तरह से अस्त व्यस्त नहीं है जैसा इतनी बड़ी लड़ाई में होता है। जी तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, अभी आज 12 दिन 14 दिन हो गए शायद इस लड़ाई को, 13-14 दिन होने वाले हैं, ईरान ने घुटने नहीं टेके। ईरान ने एक बार भी सीज फायर जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। ईरान ने एक बार भी नहीं कहा कि हम ये युद्ध जीत गए। ईरान ने एक बार भी नहीं कहा कि हम हमले बंद नहीं करेंगे। उनके हमले तो आज भी जारी हैं, लगातार चल रहे हैं। और अब जैसा कि आपने बताया कि अमेरिका के तेल टैंकर्स पर भी हमला शुरू करके ईरान ने यह बता दिया है कि यह लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। अब उसे इस बात का संकोच नहीं है कि अगर अमेरिका पर हमला किया, ठीक है, अमेरिका पर सीधे भौगोलिक रूप से वहां जाकर नहीं भी करेगा, तो खाड़ी में उसके जो तेल टैंकर्स हैं, उसके जो विमान वाहक पोत हैं, युद्ध पोत हैं, उन पर हमला किया जा सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन का आता ही पता नहीं उस दिन से, जब से वो वॉर जोन से बाहर आया है। अमेरिका ने भी अधिकृत कोई जानकारी नहीं दी है वो कहां चला गया। ईरान भी चुप्पी साधे है, वो भी ये क्लेम नहीं कर रहा कि उसने मार गिराया या कहीं पकड़कर लंगर डलवा लिया अपने इलाके में। खाड़ी के मित्र देश अमेरिका के पिट्ठू, वे भी परेशान हैं। अमेरिका के दूतावासों से अधिकारियों को वापस आने के लिए कहा जा रहा है। तो इस लड़ाई में अमेरिका है कहां ठहर पा रहा है ईरान के सामने। कायदे से तो 13-14 दिन में ईरान और इजराइल, अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों के सामने ईरान को पस्त हो जाना चाहिए था। वैसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर भी अपनी मर्जी से चुन लिया है, उसमें भी अमेरिका की कुछ पूछ परख नहीं हुई। तो आने वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल। और जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान में बचा क्या है, तो उसका सीधा सा एक जवाब है कि जज्बा बचा हुआ है और उस जज्बे को वो नहीं तोड़ पा रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हिम्मत है। और राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जो एक वो दिया है अपनी तरफ से कि अगर आप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, मतलब उन्होंने बता दिया कि हम नहीं करेंगे, आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक ट्वीट जो किया है उसको देख लेते हैं, जिसमें पेजेश्कियान ने ये लिखा है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने क्षेत्र में शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराया। ज़ायोनी शासन और अमेरिका द्वारा भड़काए गए इस युद्ध को समाप्त करने का एकमात्र तरीका ईरान के वैध अधिकारों को मान्यता देना, यानी कि अपना सुप्रीम लीडर हम खुद चुनेंगे, इस बात को आपको मानना होगा, और आप नहीं मान रहे तो हमें उसकी परवाह नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और हर्जाना देना, यानी जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी अब इनको करनी होगी, और भविष्य में होने वाले आक्रमणों के खिलाफ ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी देना है, ये भी पेजेश्कियान ने साफ साफ कह दिया है। तो यहाँ पर राकेश जी, ये जो दिख रहा है
कि रूस और पाकिस्तान, ये जो दो देशों का नाम इन्होंने लिया है, और पाकिस्तान तो इसमें कितना कुछ कर पाएगा हम नहीं जानते, लेकिन रूस ने तो ये बाकायदा उन्होंने कहा था कि मुस्तफा खामनेई को कि ठीक है हम आपके साथ हैं। अब उनका पेजेश्कियान का भी ये कहना कि रूस से मैंने ये अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि ठीक है हम शांति चाहते हैं, लेकिन किन शर्तों पर वो भी उन्होंने बता दिया। और ट्रंप ने जिस तरह से पुतिन से बात की थी, तो उसमें भी ये जाहिर है कि पुतिन को अब ट्रंप आगे कर रहे हैं। मतलब अब उन्हें चाहे मजबूरी में उन्हें अपना बाप बनाना पड़े, लेकिन वो बना रहे हैं। और ये बात यूरोपियन संघ के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। उन्होंने ये कह दिया है कि इस तरह से तो आप यूक्रेन को अकेला छोड़ रहे हैं। तो एक नया समीकरण, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस समय दुनिया में बन रहा है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है, अब ट्रंप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो वो करना चाह रहे थे, उसको उन्होंने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से पीछे धकेल दिया है इस युद्ध के जरिए। इस बीच राकेश जी, एक अच्छी खबर भारत के लिए ये है कि एक तेल टैंकर है जो लाइबेरिया का, जिस पर झंडा था, लेकिन वो आ रहा था भारत की तरफ, और शेनलोंग नाम का ये जो टैंकर है, इसमें 1,35,300 मीट्रिक कच्चा तेल था। ये कल मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया है और अब उसके अनडॉकिंग की उसकी प्रक्रिया चल रही है। और बताया जा रहा है कि उसने अपना कुछ जो रडार सिस्टम जो होता है शिप्स का, उसने बंद कर लिया था ताकि वो युद्ध में उसको दिखाई ना पड़े, और उसके बाद वो किसी तरह से सेफ पैसेज लेकर आ गया। तो एक ये राहत की बात है, लेकिन ये भी एक संयोग है या चांस ही है, ये अभी आश्वस्ति की बात तो नहीं लगती। मतलब राहत शब्द का भी इस्तेमाल मैंने किया, लेकिन एक टैंकर का आ जाना या भी कुछ और टैंकर लाइन में, और जैसा आपने कहा कि ईरान अब होर्मुज से आने देगा, ये बात सूत्रों के हवाले से कही गई। अगर भारत सरकार के पास ये पुख्ता जानकारी या ऐसा कोई करार हो चुका था ईरान के साथ कि आपके जहाजों को हम आने देंगे, तो ये बात अभी संसद सत्र चल रहा है, क्यों नहीं एस जयशंकर या हरदीप पुरी या खुद नरेंद्र मोदी आकर बता देते, अपनी पीठ थपथपा लेते, विपक्ष को भी शांत करना होने का मौका मिल जाता। यहाँ पर क्या कहेंगे कि सरकार ने एक हवा में एक जो तीर छोड़ा, वो बिल्कुल निशाने पर नहीं लगा, और यहाँ पर फिर दिख रहा है कि मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सरकार जो कर रही है उसको लेकर तो राहुल गांधी रोज सवाल पूछ रहे हैं, संसद में, संसद परिसर में ट्वीट करके। वे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पैनिक में है, भाग रहे हैं देश और संसद का सामना करने से। इसलिए एक टैंकर के आ जाने से भारत जैसे महादेश की समस्या हल हो जाएगी, ये नहीं सोचा जा सकता। हमें निरंतर और निर्बाध सप्लाई की जरूरत होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम तो बांग्लादेश को डीजल दे रहे हैं। 1,80,000 टन डीजल देने का वादा किया है। कितना लंबा रास्ता तय करके बांग्लादेश जा रहा है। असम के एक शहर से वो सिलीगुड़ी पहुंचती है पाइपलाइन, सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पर्वतीपुर नाम का एक कस्बा है, वहां पहुंचती है। 5,000 टन डीजल अभी रवाना हो गया है 2 दिन पहले, और वो भी घटी दरों पर। इसके बावजूद भारत में तेल संकट, डीजल का संकट जो आने वाला है, और फिलहाल जो आ चुका है गैस का संकट। लोगों ने चूल्हे बना लिए हैं, मिट्टी के चूल्हे बना लिए हैं, गोबर थाप कर चूल्हे बना लिए हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं लकड़ी जलाकर। तो जो कोशिश बीजेपी और आरएसएस की है इस देश को 16वीं सदी में ले जाने की, पाषाण युग में ले जाने की, उससे भी और पीछे, उस कोशिश में फिलहाल जनता को लगा दिया है कि गैस की बजाय लकड़ी के चूल्हे पर या गोबर के कंडे उपले जलाकर खाना बनाइए और सच्चे भारतीय होइए खुद को। अभी वो मैसेज वायरल होना शुरू हो गया है, सियाचिन में जवान खड़ा हुआ है, आपको गैस की पड़ी हुई है। इस तरह के बयान, इस तरह की बातें ये बताती हैं कि सरकार और उसके समर्थकों को इतने बड़े संकट में भी जनता की कोई चिंता नहीं, कोई सुध नहीं है नरेंद्र मोदी को कि लाखों लोग सड़कों पर भटक रहे हैं गैस के लिए। उन्होंने तब भी नहीं की थी चिंता जब ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे। नोटबंदी के समय लोग भटक रहे थे, मर रहे थे लाइनों में लगकर, तब भी नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा था। अब भी वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सरकार जिम्मेदारी विहीन सरकार है, इससे उम्मीद करना बेमानी है। जी बिल्कुल। और अब इंतजार इसी चीज का है कि कब ये जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर अब
छपने की बस देर है कि देखो जी ने अब ये सिलेंडर भी जो है इस तरह से लोगों को राहत दिलवाई है। जब कभी भी इसकी सप्लाई शुरू होगी, जैसे सामान्य होती थी वैसे अगर होगी, तो हमें यकीन है कि मोदी जी इस काम में भी श्रेय लेने के लिए अपनी तस्वीरें छपवाएंगे। तो देखते हैं उनकी बिल्कुल। तस्वीरों के साथ ही साथ लेकिन कब देश में ये ऊर्जा संकट दूर होता है। और इधर इंतजार इस बात का भी रहेगा कि अमेरिका कब ये मानता है कि हाँ अब हम युद्ध खत्म कर रहे हैं, अब हमें और ज्यादा लड़ने की हिम्मत या अब हमारे पास संसाधन जो हैं उतने नहीं रह गए हैं। नहीं। ये भी होगा किसी दिन, अभी इंतजार इसी बात का है। फिलहाल यही नजर आ रहा है कि ईरान नहीं झुक रहा है, बल्कि उसने अब अमेरिका को और ज्यादा डरा दिया है। तो राकेश जी, आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी कार्यक्रम। नमस्कार।